Hello students, welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your SST classes. In our previous chapter of civics, we have studied about what is government and what are democratic government. In this new chapter, that is chapter number 4, we will study about the key elements of our democratic government. Okay, so in this chapter, we'll know about the key elements that influence the working of the democratic government. किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क करती है और क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या एलिमेंट्स उनकी वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. दीज इंक्लूड पीपल पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस. और इनमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इक्वालिटी और जस्टिस जैसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. So now let's get through the chapter. Here in the democratic government, this chapter, it has been talked about the country name South Africa. South Africa के बारे में बात की गई है. So South Africa is a country that has people of several races. Several races means बहुत ही different types के, बहुत सारे वंश के और different caste के, different जाति के लोग पाए जाते हैं. साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग वंश के लोग पाए जाते हैं. देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट्स हु केम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स. साउथ अफ्रीका में क्या है, जो ब्लैक पीपल होते हैं मीन्स जो काले लोग हैं वो मोस्टली साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं. जो वाइट पीपल हैं वो वहाँ पे सेटल होने के लिए गए हैं और जो इंडियंस हैं वो एज अ लेबरर्स या एज अ ट्रेडर्स साउथ अफ्रीका में सेटल्ड हैं. माया नायडू, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है. एक लड़की है 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल जिसका नाम क्या है, माया नायडू, जो कि जॉन्सबर्ग टाउन में, साउथ अफ्रीका के जॉन्सबर्ग टाउन में रहती है. वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस, जो अपनी मदर की हेल्प कर रही थी घर की साफ सफाई में. शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. और सफाई के टाइम पे उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है जो कि पिक्चर्स और न्यूज़पेपर से भरी हुई है. देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज. और उस पिक्चर में जो आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर से भरी हुई पिक्चर्स स्क्रैप बुक है उसमें उसे एक यंग स्कूल बॉय की पिक्चर दिखती है जो कि कुछ 15 ईयर्स के आसपास का है. When she asked her mother who the boy was, जब वो अपनी मम्मा से पूछती है कि ये बॉय कौन है, she was told that he was called Hector Peterson. तो उसकी मदर जो 15 ईयर ओल्ड बॉय है, जिसकी स्कूल बॉय है, जिसकी पिक्चर है, उसका नाम बताती हैं कि ये एक बच्चा था जिसका नाम था हेक्टर पेटरसन. He had been shot by the police. और उसकी मम्मा बताती हैं कि उसे पुलिस वालों ने मार दिया था, पुलिस ने उसे शूट आउट कर दिया था. माया वॉज शॉक्ड. वाई शी आस्क्ड. माया ये सुन के शॉक्ड हो जाती है, वो पूछती है क्यों. हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्नड बाई अपार्थीड लॉज. अपार्थीड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. तो उसकी मदर जो है वो बताती हैं कि एक टाइम ऐसा था, पहले के टाइम पे जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे जो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट थी या जो साउथ अफ्रीका था वो कैसे गवर्न किया जाता था, लोगों के रेसेस के ऊपर. रेसेस के ऊपर मीन्स उनके जेंडर के ऊपर, उनके कास्ट के ऊपर, उनके कलर के ऊपर, मतलब इस तरीके की डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर, इस तरह की चीज़ों पे उन्हें जज किया जाता था, गवर्न किया जाता था. ठीक. अपार्थीड मीन्स यही होता है. अपार्थीड लॉज मीन्स टू जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ और द सेपरेशन ऑफ बेसिस ऑफ रेस. ठीक. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट एंड ब्लैक. और जो साउथ अफ्रीका के पीपल थे वो दो तरीके में डिवाइड हो गए थे, वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, काले और गोरे. इंडियन एंड कलर्ड रेसेस, इंडियन में डिवाइडेड थे और कलर्ड रेसेस मीन्स अलग अलग टाइप के. इसी तरीके से रेसेस मीन्स होता है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वंश या अलग जाति या अलग टाइप के लोग मीन्स अलग अलग टाइप के लोग. ओके. अकॉर्डिंग टू द लॉ, these races were not allowed to mingle with each other.
to live near each other or even to use common facilities. According to the law, मतलब ये जो अपार्थाइड लॉ है इसके अकॉर्डिंग जो लोग थे वो ना ही एक दूसरे से मिल सकते थे और एक ना ही क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ जो कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं उसे यूज़ कर सकते थे, ना ही एक दूसरे के आसपास जा सकते थे। मतलब उन्हें एज अ छुआछूत जैसे कहते हैं ना, छुआछूत वाली चीज़ें होती हैं यानी इक्वालिटी वाला चीज़ें, तो उस तरीके से उन्हें जज किया जाता था। माया कुड नॉट बिलीव हर एयर्स, माया को ये सारी चीज़ें बिलीव नहीं हुई, मतलब उसे भरोसा नहीं हुआ। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। माया की जो वॉइस टोन था वो थोड़ा गुस्से में वो बात कर रही थी जब वो इस तरह की लाइफ को डिफाइन कर रही थी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेज। और माया की जो मदर हैं वो उसे बताती हैं कि उस टाइम पे जो हॉस्पिटल्स थे वो भी ब्लैक पीपल के लिए अलग और वाइट पीपल के लिए अलग हुआ करते थे, और एम्बुलेंस का भी ऐसे ही था। मीन्स हर चीज़ में जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए अलग फैसिलिटी थी। मीन्स वो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल एक साथ एक जगह पे कलेक्ट नहीं हो सकते थे या एक फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते थे। एन एम्बुलेंस मेंट फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड वाइल वन मेंट फॉर ब्लैक वॉज नॉट। जो एम्बुलेंस वाइट पीपल के लिए थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ वेल इक्विप्ड हुआ करती थी, जबकि जो ब्लैक पीपल के लिए थी उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस। इवन ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के ट्रैवलिंग के लिए भी अलग अलग ट्रेन और बसेस भी थी। जो वाइट पीपल थे उनके लिए अच्छी वेल इक्विप्ड वेल फर्निश्ड ट्रेन्स और बसेस हुआ करती थी, जबकि जो वाइट ब्लैक पीपल थे उनके लिए ऐसी नॉर्मल बस हुआ करती थी। और इवन बस ट्रेन तो छोड़िए, इवन बस स्टॉप्स जो हुआ करते थे वो भी ब्लैक और वाइट पीपल के लिए अलग अलग हुआ करते थे। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। नाउ नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। और जो नॉन वाइट्स पीपल मीन्स ब्लैक पीपल जो हुआ करते थे उन्हें वोट करने का भी अधिकार नहीं था। दे कांट इवन वोट। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व्ड फॉर द वाइट पीपल। और जो कंट्री की बेस्ट लैंड हुआ करती थी वो वाइट पीपल के लिए रिजर्व हुआ करती थी। एंड द नॉन वाइट्स हैव टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। तो इसलिए जो ब्लैक और जो बाकी कलर के पीपल हुआ करते थे या कलर्ड पीपल जो हुआ करते थे वो जो वाइट पीपल हुआ करते थे उनके बराबर कंसीडर नहीं किए जाते थे। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस रखा जाता था। One black township was the southwestern township Soweto. Hector Peterson lived here and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in his school. This was the language that the whites spoke. Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16th June 1976. तो जो हेक्टर पैटरसन था वह उनको पुलिस ने क्यों शूट आउट किया? तो जो काली बस्ती के लोग में रहने वाले लोग थे मीन्स ब्लैक टाउनशिप में, वहाँ पे ही हेक्टर पैटरसन भी रहता था और वो और उसके क्लासमेट ने एक प्रोटेस्ट ज्वाइन की थी जिसमें कि अफ्रीकन लैंग्वेज स्कूल में सीखने के लिए एक प्रोटेस्ट थी जिसने उन्होंने ज्वाइन किया था। मतलब उनका कहना था कि वो अफ्रीकन लैंग्वेज ना सीख के वो अपनी जो लैंग्वेज है वो जुलू सीखेंगे, इसीलिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट की थी। ओके और जो अफ्रीकन लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी? वो लैंग्वेज थी जो वाइट्स बोला करते थे। वाइट्स मीन्स जो गोरे पीपल थे, जो वाइट पीपल थे वो लोग ये बोला करते थे। तो जो हेक्टर और बाकी स्कूल के बच्चे थे उन्हें भी फोर्स किया गया कि वो भी अफ्रीकन लैंग्वेज सीखें, बट उन्हें वो क्या चाहते थे? अपनी खुद की लैंग्वेज जो ज़रूर थी उसे सीखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट की थी। और जो साउथ अफ्रीकन पीपल थी वो सिर्फ इसी रीज़न से क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट निकाली थी ब्लैक पीपल ने, हेक्टर पैटरसन और उनके बाकी स्कूल स्टूडेंट्स ने, तो इसीलिए उसने जो प्रोटेस्टर थे उन्हें मर्सीलेसली मीन्स बिना निर्दयता के साथ मारा और उनमें से क्राउड में अंधाधुंध गोली चलाई तो उन्हीं में से एक गोली किसे लग गई? हेक्टर को लग गई। और ये जो इंसिडेंट है ये 16 जून 1976 का है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस
A group of people who led the struggle against apartheid and their most well-known leader, Nelson Mandela, found the apartheid system for several years. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के में एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्होंने स्ट्रगल मीन्स इस जो अपार्थेड लॉ था इसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा, और 1994 में फाइनली उन्हें सक्सीड मीन्स उन्हें जीत भी हासिल हो गई इसके खिलाफ। जो अपार्थाइड लॉ सिस्टम था उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी टाइम तक मोर्चा लड़ा, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे स्ट्रगल किए, और उनमें जो सबसे मेन लीडर थे वो थे नेल्सन मंडेला, जो कि हमारे साउथ अफ्रीका के एक लीडर थे, वेल नोन लीडर थे। तो नेल्सन मंडेला भी इस स्ट्रगल का पार्ट रहे, और फाइनली 1994 में इनका ये जो स्ट्रगल था ये सक्सेसफुल हुआ, और जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, जहाँ पे अपार्थाइड लॉ जो था वो पूरी तरह से बैन हो गया, बंद हो गया, और सभी तरह के पीपल, सभी रेसेस के पीपल को इक्वल जज किया जाने लगा। मींस जो ये लॉ था ब्लैक और वाइट का, या कलर्ड और नॉन कलर्ड पीपल और वाइट पीपल का, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हट गई, और सभी को एक सा राइट और एक जगह पे जाना आना, एक ही जगह प्रॉपर कंट्रीब्यूशन, हर चीज़ में एक तरीके का कंसिडरेशन मिल गया। Let us now try to understand what a democratic government means to all of us. चलिए अब समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो हम सब के लिए क्या होती है, या उसका मतलब क्या होता है। पार्टिसिपेशन। Why do we have regular elections? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक रेगुलर इलेक्शंस होना चाहिए? You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. Through voting in elections, people elect leaders to represent them. Then representatives take decisions on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interests of the people. So, यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेगुलर इलेक्शंस होना चाहिए। जो इलेक्शंस है वो 2 years या ईयरली या 5 years या 7 years में के बेसिस पे होते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो जो हमारे लीडर्स हैं वो खुद को क्या समझने लगेंगे, दे विल ट्रीट देमसेल्व्स एज अ गॉड, क्योंकि वो उन्हें ये लगेगा कि उनके पास सारी पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा फीलिंग उनके अंदर नहीं आनी चाहिए, और उन पर्टिकुलरली ईयरली या क्या कहते हैं कि 2 years 5 years में इलेक्शंस होते रहने चाहिए, जिससे कि जो हमारे लीडर्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ रहे कि अगर वो क्या कहते हैं कि जो पीपल हैं उनकी बातें नहीं सुनेंगे या उनकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, या पीपल जो उनके लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट देके जिताया है उन्हें क्या चाहिए या उनके क्या नीड्स हैं उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में वो एज अ लीडर नहीं खड़े हो पाएंगे। तो इसलिए जो रेगुलर इलेक्शंस है उनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो लीडर्स हैं उनके अंदर भी एक माइंड में रहे कि जो पीपल हैं उनके साथ उन्हें काम करना है और उनके जो इंटरेस्ट हैं उन पे खरा उतरना है। तो जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो डेमोक्रेसी होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक इंडिया होता है, उसमें जो लोग होते हैं वो खुद के डिसीजंस लेते हैं। वो सभी लोग इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हैं, तो सब लोग अपने पसंद का कोई एक लीडर रिप्रेजेंट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। ओके, सो ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। तो सभी गवर्नमेंट क्या होती हैं कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट होती है, कोई 1 year के लिए, कोई 3 years के लिए, कोई 5 years के लिए, तो कोई 7 years के लिए। बट जो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद इलेक्शंस फिर से होते हैं। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years। तो इंडिया में जो पीरियड है वो कितने ईयर्स का है? 5 years का है। वंस इलेक्टेड, एक बार इलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। कोई भी गवर्नमेंट एक बार इलेक्ट होने के बाद सिर्फ 5 years पावर में रह सकती है, उसके बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। और अगर उन्हें फिर से इलेक्शन में रहना है या फिर से इलेक्टेड रहना है तो उन्हें
उन्हें पावर में रहना है तो उन्हें फिर से पीपल, उनके जो लोग हैं या जो उनके लोग उन सपोर्ट करके उन्हें खड़ा किए हैं वो फिर से उन्हें री इलेक्ट करेंगे। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। ये एक ऐसा मोमेंट होता है कि जहाँ पे लोगों के पास पावर होती है। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाई रेगुलर इलेक्शंस। इस तरीके से क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड हो जाती है। मीन्स रेगुलर इलेक्शंस की वजह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खुद को भगवान की तरीके नहीं ट्रीट करने लग जाती है कि नहीं उसके पास सारी पावर्स है। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को भी लगेगा कि वो तो भगवान हो गई, वो कोई भी डिसीजन बना सकती है, कोई सारे पावर्स उसके पास हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। बट अगर और फिर वो लोगों की बात ना सुन के गवर्नमेंट अपने मन का काम करेगी। लेकिन अगर रेगुलर इलेक्शंस होंगे तो गवर्नमेंट को ये डर रहेगा कि अगर मैंने इस ईयर लोगों की बात नहीं मानी तो नेक्स्ट ईयर मुझे लोग फिर से री इलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं वो एक बेनिफिशियल थिंग है, और उससे क्या होता है, गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड हो जाती है। नाउ द अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। इलेक्शंस आर यूजली हेल्ड वंस इन 5 years। इलेक्शंस जो होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज टू ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो वोटिंग करने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट में हम लोग पार्ट ले सकते हैं। People participate by taking an interest in the working of government and by criticizing it when required। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इसमें होता है कि वो गवर्नमेंट के कामों में पार्ट लेते हैं और समय समय पे गवर्नमेंट को क्या करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मीन्स नीचा दिखाना या टिप्पणी करना या कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। इन अगस्त 2005 when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign। तो क्या होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट में एक ही तरीके से एज अ वोटिंग करके ही इंसान पार्टिसिपेट नहीं करता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे रैलीज़ निकालना, कैंपेन करना या सिग्नेचर कैंपेन या कोई भी प्रोटेस्ट करना। ठीक है, जैसे कि अगस्त 2005 में क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, लोगों को एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ा दिए थे उन्होंने। तो लोगों ने क्या किया था कि इसमें अपना डिसअप्रूवल मीन्स असहमति दिखाने के लिए उन्होंने रैलीज़ निकाली थी, सिग्नेचर कैंपेन किया था। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंस इस डिसीजन। गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि वो लोगों को समझा सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और लोगों के डिसीजन को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट उन्हें लोगों के ओपिनियन को मानना पड़ा और अपना जो उन्होंने इंक्रीज़ किया था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसे उन्होंने वापस से डिक्रीज़ किया। The government had to change its decision because it is responsible to the people। तो जो गवर्नमेंट है उसे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें लोगों की जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि लोगों की हर मांग को या हर तरीके से उनकी सिचुएशंस को समझना और फुलफिल करना। There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take। तो इस तरीके से बहुत सारे वेज हैं जिस तरह से लोग अपने व्यूज़ को या अपने चीज़ों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे या लोग क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। जिस तरीके से इन वेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, धरना, लोग बहुत धरना देते हैं, रैलीज़ निकालते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। अब आप किसी अननेसेसरी चीज़ पर अगर प्रोटेस्ट निकालोगे तब तो फिर क्या होगा कि पुलिस आएगी और लाठी चार्ज करके चली जाएगी, उसमें आपकी लॉस होगी। बट अगर आप किसी वैलिड चीज़ के लिए, फेयर और जस्टिस चीज़ के लिए अगर आपने रैली निकाली है तो उन चीज़ों को गवर्नमेंट भी आगे लेके जाती है और उस पर सोचती है। ठीक, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और टीवी जो हैं ये भी एक अच्छा रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट इशूज़ को डिस्कस करने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए या शो करने के लिए। वाइल इट इज़ ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so।
इट्स ओके डेमोक्रेसी में, ये तो सही बात है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें हर पीपल को, मतलब हर इंसान को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, लेकिन एक सच्चाई और भी है कि सभी सेक्शन के पीपल ये चीज़ें करने में के लिए एबल नहीं हैं, ठीक। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि लोग उसमें क्या करते हैं, अनदर वे मीन्स दूसरा तरीका ढूंढते हैं पार्टिसिपेट करने का, और वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो खुद को सोशल मूवमेंट्स में एक्टिवेट करते हैं, एक्टिव करते हैं, और गवर्नमेंट से चैलेंजेस लेते हैं, और गवर्नमेंट के फंक्शंस को चैलेंज करते हैं। मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं या दलित्स होते हैं, आदिवासीज होते हैं, वुमेन एंड अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। इस तरीके के जो भी लोग होते हैं वो इस तरीके के चीज़ों में, सोशल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर जो कंट्री के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं कि इस कंट्री कैसे रन हो रही है, चल रही है, तो उस तरीके की जो कंट्री होती है उसकी जो गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ पीपल, लोगों का भी पूरा का पूरा सहयोग होता है। So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and why they are and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how and our government वर्क्स। तो अगर हम कभी भी नेक्स्ट टाइम आप रैली देखिए किसी स्ट्रीट गली से गुजरते हुए, सो डोंट जस्ट पास ऑन, आप वहाँ पे रुकिए और फाइंड आउट करिए कि रैली किस लिए है, कौन इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है और किस लिए ये प्रोटेस्ट हो रही है, मीन्स लोगों की क्या मांग है। इससे क्या मिलेगा कि हमें हेल्प मिलेगी कि हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है। Need to resolve conflict. Now, in Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. So, जो माया की स्टोरी में हमने ये देखा कि जो conflicts हैं वो कन्फ्लिक्ट्स मीन्स जो अदर पीपल हैं वो क्या कर सकते हैं, वायलेंस को रोकने के लिए या क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वो वायलेंस या डेथ तक का भी सहारा, मारने तक पे उतार आते हैं। ओके, सो कन्फ्लिक्ट्स अकर when people of different cultures, religions, reasons or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among others living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflict. कोई भी अगर conflict होते हैं, मार पीटाई झगड़ा या कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो उसको रिसॉल्व करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। सो कन्फ्लिक्ट किस वजह से होता है? जब पीपल, लोगों को कल्चर्स की वजह से या रिलीजन्स की वजह से या रीज़न की वजह से या इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मीन्स एक दूसरे के साथ नहीं रखा जाता है, उन्हें अलग अलग किया जाता है, उनमें अंतर किया जाता है, या कभी किसी को फील हो जाता है कि वो किसी तरीके से लोग उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मीन्स उसको सोसाइटी से बॉयकॉट कर रहे हैं या एज अ अदर पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, तब ये सारी चीज़ें, कन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ें और वायलेंस जैसी चीज़ें क्या होती हैं? अराइज करती हैं। Let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. तो चलिए हम कुछ conflicts और गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किए इस conflicts को दूर करने में या सॉल्व करने में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो religious processions and celebrations can sometimes lead to conflict. कभी कभी क्या होता है कि religious processions जो होते हैं या celebrations होते हैं उसमें भी क्या कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, मीन्स लड़ाई झगड़ा आ जाते हैं। एक पर्सन बोलता है
कि मैं पहले पूजा करूँगा, दूसरा बोलता है मैं पहले पूजा करूँगा, या बोलता है कि ये मेरा मंदिर है तो अदर पर्सन बोलता है ये मेरा मंदिर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव बीन फॉलोड बाय एवरीवन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है, उन्होंने बहुत सारे बेसिक रूल्स और लॉज बनाए हुए हैं जिसे हर किसी को फॉलो करना है। दीज लॉज आर फॉर बोथ द पीपल, द गवर्नमेंट और पीपल। और जो ये लॉ है वो सिर्फ यही नहीं कि पीपल ही फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट और पीपल दोनों को फॉलो करना है। कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिसॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉ। और जो कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस होते हैं वो इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रिसॉल्व होते हैं। सो हियर अ एग्जाम्पल इज गिवन, द रूट अ प्रोसेशन टेक्स may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. At times, there is fear that violence may erupt, with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. Okay. So क्या होता है अगर किसी रूट में प्रोसेशन जब हो रही है या कोई रैली निकल रही है, उस टाइम पे क्या कहते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, मारपीट हो जाए या कोई विवाद हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट तो वहाँ पे होती नहीं है, तो जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, पुलिस का होता है। पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टॉपिंग दैट कन्फ्लिक्ट। और कोई ऐसी सिचुएशन ना है, कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको स्टेबल करने के लिए या उससे लड़ने के लिए उस टाइम पे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमारी कौन होती है, पुलिस होती है। तो जब भी क्या कोई ऐसी चीज़ होती है जो या पत्थरबाजी होती है या लोगों में मार पिटाई हो जाती है, तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी की पूरी पुलिस की होती है कि ना ही जो प्रोसेशन है वो, जो लोग प्रोसेशन को डिसरप्ट मीन्स रोकना चाहते हैं या इंटरप्ट करना चाहते हैं उसमें, वो चीज़ें ना कर पाएँ, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पुलिस की होती है कि वो इंश्योर करे कि जो वायलेंस है, हिंसा है, वो ना हो सके। वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस मीन्स हिंसा जैसी चीज़ें ना हो सकें ड्यूरिंग द प्रोसेशन। सो हेयर रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। अब जो रिवर्स होती हैं वो भी कभी कभी क्या होती हैं, दो लोगों के बीच में लड़ाई का झगड़ा हो सकती है। कन्फ्लिक्ट मीन्स मैंने भी आपको बताया, लड़ाई झगड़े या कोई मैटर पे दो स्टेट्स के बीच में क्या हो सकती हैं, झगड़े की वजह हो सकती हैं। अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड स्टेट। अब जो रिवर है वो स्टार्ट किसी और स्टेट से हो रही है, गुजर रही मतलब जो बह रही है, फ्लोइंग उसका है वो दूसरे स्टेट में है, और जो एंड हो रही है वो थर्ड स्टेट में हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेट है वो कहेगा कि रिवर मेरी है, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। सेकंड स्टेट है वो कहेगा मेरे से गुजर रही है तो हम पानी रोक लेंगे, थर्ड को नहीं देंगे। थर्ड स्टेट कह रहा है कि रिवर आ तो मेरे पास में रही है तो हम तुम दोनों को पानी क्यों दें। ठीक, सो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं दो स्टेट्स के बीच में, पानी को लेकर लड़ाई, रिवर्स को लेकर लड़ाई। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. Okay, this is what I have told you right now. For example, you may have heard about Kaveri water dispute. कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो कावेरी रिवर है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि जो कर्नाटका और तमिलनाडु दो स्टेट्स हैं, ये इस वाटर के लिए, इस रिवर के बीच में, उनके बीच में बहुत दिन से डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा चला आ रहा है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु। तो जो कृष्णा राजा सागर डैम है कर्नाटका में, उस पर ये जो वाटर कावेरी रिवर वाटर है वो स्टोर किया जाता है इरिगेशन पर्पस, और बहुत सारी बेंगलोर सिटी के जो लोग हैं उनके पानी की नीड्स को पूरा करने के लिए, मीन्स वो सिटी यूज़ करता है। द वाटर स्टोर्ड इन मेटोर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। और जो मेटोर डैम पे सेम रिवर का पानी स्टोर हो रहा है, वो लोगों को जो डेल्टा रीजन है तमिलनाडु स्टेट का, वहाँ पे क्रॉप्स उगाने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, बोथ द डैम्स आर ऑन दी सेम रिवर, जो दोनों डैम है वो क्या है, सेम रिवर पे, एक ही रिवर पे हैं। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम दी अप स्ट्रीम। तो जो अप स्ट्रीम डैम है
वो कर्नाटका में लोकेटेड है। एंड जो डाउन स्ट्रीम पार्ट है डैम का वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु डैम में पानी तभी पहुँच पाएगा जब अप स्ट्रीम साइड मीन्स जो कर्नाटका वाला डैम है वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा तब। Therefore, both the states can't get as much water as they need for people in their state। और इसी वजह से जो दोनों स्टेट्स हैं, ना ही तमिलनाडु को ना ही कर्नाटका को पर्याप्त पानी मिल पाता है जितना कि उनके लोगों को या वहाँ के लोगों को नीड है। दिस लेड्स टू कन्फ्लिक्ट, और इसीलिए इसमें क्या हो गया, लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states। तो ऐसे केस में क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी उसे इस क्या कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट में पार्ट लेना पड़ा, मीन्स रिसॉल्व करने के लिए आना पड़ा, और उन्होंने एक फेयर डिसीजन निकाला कि जो पानी है वो उस पर किसी का हक नहीं है। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं या हमारी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है उस पर किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी स्टेट का कोई हक नहीं होता है, वो चीज़ें बराबर सबके लिए होती हैं। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है, मीन्स आधा पानी तमिलनाडु के पास जाएगा और आधा पानी रिवर का कर्नाटका के पास में जाएगा। ऐसी चीज़ें निकाली जाती है, मीन्स बराबर फेयर डिसीजन इस टाइम पे गवर्नमेंट देती है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इक्वालिटी एंड जस्टिस। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. So, अब इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में बात की जाए तो जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसकी एक मेन जो चीज़ है, मीन्स की आइडिया क्या है, इक्वालिटी और जस्टिस की कमिटमेंट की हम सभी को इक्वल पावर देंगे और सब वो बराबर जस्टिस होगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा। ठीक है, इन द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। तो जो पहले अनटचेबिलिटी छुआछूत जैसी चीज़ें हुआ करती थी वो चीज़ें क्या हो गई हैं, अब बैन कर दी गई हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। और जो पहले लोगों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था या कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें मंदिरों में प्रेयर करने को, पूजा पाठ करने को अलाउ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं कि क्या कहते हैं कि अब ये सारी चीज़ें हटा दी जा चुकी हैं। पहले ये सारी चीज़ें लोगों को ऑफर नहीं होती थी, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ही मिली करती थी, बाकी लोग इन सब चीज़ों से डिनाइड थे। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, and many others like him, और बहुत सारे इस तरीके के फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में आप पहले से जानते हो, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। तो उन्होंने जो हमारे और फ्रीडम फाइटर्स या स्ट्रगलर्स थे, भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऐसे ही और सारे लोग, उन्होंने ये चीज़ें रियलाइज़ की कि ये सारी चीज़ें तभी ख़त्म हो सकती हैं जब हम लोगों को क्या करेंगे, इक्वली जज करेंगे, सारे पीपल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें पहचानी और उन्होंने क्या किया, स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल रूल्स बनाए ऐसे लोगों के लिए जो कि क्या हैं, अनइक्वल हैं। For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child। हमारे सोसाइटी की एक मतलब ये टेंडेंसी चली आ रही है, मीन्स जनरल टेंडेंसी है कि जो बॉय चाइल्ड है या जो लड़का है वो लड़की से ज़्यादा वैल्यूड होता है, मीन्स लड़के की वैल्यू ज़्यादा होती है। लड़के को कहते हैं कि वो हमारे घर का दीपक है और लड़कियां तो पराये धन है, मीन्स लड़कियों की एजुकेशन से लेके लड़कियों की हर चीज़ को कम वैल्यू किया जाता है कंपेयर टू बॉय चाइल्ड। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो आज भी गर्ल और बॉय चाइल्ड को इक्वली जज नहीं करती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट है हमारी उसने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस, प्रावधान निकाले हैं जिसके थ्रू क्या होगा कि जो हमारी गर्ल चाइल्ड हैं वो
इस तरीके की इनजस्टिस से बाहर आ सकती हैं। जो इनजस्टिस उन्हें दिए गए हैं उनसे वो बाहर आ सकती हैं और वो स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें कर सकती हैं जो कि एक बॉय चाइल्ड करता है। Thus it is possible that fees for girls might be waived and or lowered in government schools और कॉलेज। ये इसीलिए यही रीज़न है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसमें जो गर्ल्स की फ़ीस है, या हमारे आप देखते होगे बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो लड़कियों के लिए फ़ीस होती हैं उसमें क्या होता है, रिबेट होता है या कंसेशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज these are the special provisions given by the government to the girl child. Okay, so this was the chapter about the key elements of democratic government. Okay, so I hope now that you have understood this chapter about the democratic government, how democratic government works, how can you participate. There are many other ways of participating other than voting. You can participate in the government ways like doing rallies or going through the newspapers, magazines, TVs. जो हमारी मीडिया होती है वो भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। रैलीज़ हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स हैं, धरना प्रदर्शन है, ये सारी चीज़ें करके भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मैटर होते हैं, वाद विवाद होते हैं दो स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, वो उसको भी सॉल्व करना एक किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो दिस वॉज द चैप्टर ऑल अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट and the key elements of democratic government. So I hope that you have understood the chapter. I am stopping it over here only, and we'll continue the next chapter in our next class. Till then, thank you all of you.